हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम करने वाला है हमारा नया चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, चैप्टर नंबर 5 फॉर केमिस्ट्री क्लास 10। सबसे पहली चीज़ हमने देखनी है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या है और ये क्यों ज़रूरत पड़ी। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बच्चों ऑर्गेनाइजिंग वेल नोन एलिमेंट्स, यानी जो हमें ऑलरेडी पता हों, well known elements according to the properties they exhibit is called classification of elements। हमें क्यों ज़रूरत है इसको पढ़ने की? वाई शुड वी डू इट? बिकॉज बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स को अलग अलग से पढ़ना, उनके बारे में समझना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो देर इज़ अ कियोस अराउंड बाय ऑल द एलिमेंट्स। इस कियोस को ऑर्गेनाइज करना और फिर उनको सिस्टमैटिकली पढ़ना एलिमेंट्स को समझने के लिए आसान है। सो बेसिकली इट इज़ रिक्वायर्ड, क्लासिफिकेशन इज रिक्वायर्ड for systematic study of all the known elements। तो जब हमने शुरू में इनको क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को, तो सबसे आसान और सिंपलेस्ट मेथड हमारे क्या था? अर्लीस्ट एंड द सिंपलेस्ट मेथड और द सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन जो हुई इसकी एलिमेंट्स की, दैट वाज सिंपल कि एक जी मेटल होता है और दूसरा जी नॉन मेटल होता है। सो द इजीएस्ट क्लासिफिकेशन वाज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बट एज वी नो, ये सिंपल क्लासिफिकेशन तो काम करने वाली नहीं है, बिकॉज अभी हमें मालूम है, क्योंकि हम एलिमेंट्स के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, दैट देयर आर नॉट ओनली मेटल्स बट कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं, कुछ मेटल्स भी होते हैं, एंड एट द सेम टाइम देयर आर सो मैनी मेटलॉइड्स ऑल्सो। सो कॉन्टिन्यूसली कोशिश चलती रही कि किस तरह से हम इनको क्लासीफाई करें। तो सबसे पहले हमें एक साइंटिस्ट मिले जिनका नाम था डॉबरनेर। डॉबरनेर was a German scientist and his full name was Johann Wolfgang डॉबनेर। ऑल्दो इसका पूरा नाम कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन बड़ा फनी सा नेम है, जोहान वॉल्फगैंग। बट विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, ही वॉज द फर्स्ट वन हु एक्चुअली क्लासिफाइड इनटू these elements into a triads. So we popularly called it as Dobinair triads. Dobinair triads में हुआ क्या? Elements were arranged in groups with similar properties and each group consisted of 3 elements। तो ट्राइड का नाम कहाँ से बना कि हर ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट थे और ये तीनों के तीनों एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज थी दे वर सिमिलर, सो दीज वर कॉल्ड एज ट्राइड्स। और इन ट्राइड्स की एक खासियत और थी। इन ईच ट्राइड, let us say we have elements A, B and C. They are written with increasing atomic masses. That is AMU, atomic mass unit। आजकल हम क्या यूज़ करते हैं? ओनली U।
Each triad consisted of three elements and are written such that they have the increasing atomic masses also. B is arranged such that it has atomic mass equal to average of A एंड C. मतलब ये कि अगर मेरे पास एलिमेंट A है, B है और C है, सो लेट अस से A का मास हो गया X, C का मास हो गया Y. लेट अस से दिस इज द एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है, तो B का मास क्या होगा? B का मास बच्चों होगा X प्लस Y डिवाइडेड बाय 2. दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर ट्राइड. इन तीनों की प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी ही होंगी, मगर उनका मास इस तरीके से अरेंज्ड होगा. एग्जाम्पल देखते हैं. फर्स्ट ट्राइड उसने दिया सोडियम, लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम. सो व्हाट इज द मास ऑफ सोडियम? लिथियम का मास बच्चों होता है 6.9 एंड वी टेक इट अप्रॉक्सीमेटली 7. पोटाशियम का मास होता है बच्चों 39.0. सो नाउ इफ आई नीड टू कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम, सो व्हाट विल आई डू? I will say 6.9 plus 39.0 divided by 2. So what is this? It comes out to be 6 and plus 9. This is 9 decimal. 9 and 6, 5. 45 upon 2. And this comes out to be 2 2s are 4. 2 2s are 4. 2 9 the 18. So if I round it off, so it becomes 23. So this is what is the atomic mass of sodium. Hence, we have lithium, sodium and potassium with atomic mass 7, 23 and 39. So this is what we are saying about the triad. All the metals in the series have the same properties, chemical properties, लेकिन उनका जो मास होगा वो इस तरह से होगा कि फर्स्ट और लास्ट का ऐड करके उसका अगर हम लोग एवरेज निकालें तो जो एवरेज आएगी दैट विल बी द मास ऑफ द सेंट्रल एटम. सिमिलरली उन्होंने एक और हमें ऐसे ही दिया ट्राइड, दैट इज कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम. कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, बेरियम का एटॉमिक मास 137.3, इसका एक्चुअली 40.1 होता है, एंड स्ट्रॉन्शियम का मास निकलता है बच्चों 87.6. सिमिलरली ही आइडेंटिफाइड क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. क्लोरीन का 35.5, आयोडीन का 126.9. इन दोनों का मीन लिया, इट केम आउट 79.9. सो वी टेक अप्रॉक्सीमेटली 80. बट द प्रॉब्लम विद दिस ट्राइड वॉज दैट पूरे प्रेडिक्टेबल में ओनली दीज 3 triads could be identified. करेक्ट, ओनली दीज 3 ट्राइड कुड बी आइडेंटिफाइड बाय डॉबनेयर. इसके अलावा कोई और ट्राइड के पैटर्न में फिट ही नहीं आ रहा था. अब देखो हमारे पास एलिमेंट्स तो इतने सारे नोन हैं पीरियोडिक टेबल में, लेकिन सिर्फ 9 को ही मैं इस पैटर्न में अरेंज कर पा रही हूँ. सो आई कैन ओनली स्टडी लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. व्हाट अबाउट अदर एलिमेंट्स? सो दैट इज वाई डॉबनेयर वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल in classifying elements of the periodic table. But yes, he did gave the hint कि हम किसी तरीके से उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं. सो हम ये कह सकते हैं कि डॉबनेयर ट्राइड जो थे दे वर द पाथ ब्रेकिंग. ठीक है, उन्होंने एक हमें इशारा दे दिया हाउ वी कैन एक्चुअली क्लासीफाई. हमें पता चल गया कि हम उसकी क्लासिफिकेशन किसी तरीके से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेके, उनके एटॉमिक मासेस को लेके अरेंज किया जा सकता है. सो हमें हिंट मिल गया. इसी सीरीज में हमें एक और न्यू साइंटिस्ट मिले जो इनके बाद आए, एंड ही सेड ही वाज द न्यूलैंड. उनका नाम था जॉन न्यूलैंड, और इसको पॉपुलरली हम कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. डॉबनेयर ने 3 एलिमेंट्स को लिया था, न्यूलैंड ने कम से कम 8 का सीरीज बना दिया. चलिए देखते हैं क्या है. जॉन न्यूलैंड arranged elements again in
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, क्योंकि एक बार हमें पता चल गया कि एटॉमिक मास से अरेंज कर सकते हैं, तो अभी जो साइंटिस्ट थे वो एटॉमिक मास को ही बेस बना के उसको करे जा रहे थे. सो स्टार्टिंग फ्रॉम लाइटेस्ट एलिमेंट, अब एक नई क्लासिफिकेशन मिल गई कि हम सबसे हल्के एलिमेंट से शुरू करते हैं. लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है? यस, इट इज़ हाइड्रोजन. हम सबको मालूम है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1. So starting from the lightest element and ending at thorium, which is the 56th element. और तब तक जब न्यूलैंड ने काम करना शुरू किया था, हमारे पास तब तक सिर्फ इतने ही इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स जो है नोन थे. हम सिर्फ 56 एलिमेंट्स को ही जानते थे. सो एंडिंग एट थोरियम विच इज़ द 56th एलिमेंट नोन एट दैट टाइम इन द ईयर 1866. तो हमारे पास 56 एलिमेंट्स नोन थे और उन 56 एलिमेंट्स को उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज कर दिया. जब इन्होंने अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो उन्हें कुछ प्रॉपर्टीज मिक्स मिली. देन वाइल अरेंजिंग देम ही ऑब्जर्व्ड दैट एवरी 8th एलिमेंट possesses properties similar to that of first. यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे सेम हैं, यानी इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, लेकिन 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी 1 के जैसी आ रही है. राइट? सो उन्होंने कहा कि वाइल अरेंजिंग देम ही ऑब्जर्व्ड दैट एवरी 8th एलिमेंट पोजेसेस प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. एंड ही कंपेयर्ड दिस टू ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूजिक. तो बड़ा ही म्यूजिकल साइंटिस्ट थे हमारे, जिनको इससे पता चलता है डेफिनेटली कि उनका इंटरेस्ट म्यूजिक में रहा होगा. दैट इज़ वाई ही कुड से कि सा रे गा मा पा धा नी, उसके बाद सा अगेन वहीं आ गया. सो लुक एट इट. चलो इन्हीं की भाषा में बात करते हैं. सा रे गा मा पा धा नी सा. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड अगेन वी कम टू सी एस ए. तो इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं दे वर सिमिलर. सो इट मीन्स एवरी 8th एलिमेंट had the properties similar to that of the first one. Therefore, he called it law of octaves. Also called as Newland's law of octaves. तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8th has to be over here. So let us say this is hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, फ्लोरीन. नंबर 9 पे चलेंगे अगर तो सोडियम, क्योंकि नियॉन ओके वी हैव जस्ट डन समथिंग, क्योंकि उस समय नोबल गैसेज नोन नहीं थी. सो वी कैन नॉट टेक दिस सीक्वेंस, सॉरी वी नीड टू चेक इट आउट. सो वी विल नॉट टेक हीलियम बिकॉज नोबल गैसेज आर नॉट नोन एट दैट टाइम. नोबल गैसेज आर नॉट known till this time. So we cannot take this sequence. So we will take 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 8th का देखेंगे कौन आएगा. चलो 8 को नीचे ले लेते हैं. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. हम सिर्फ यहीं तक रखते हैं अभी. सो दिस इज व्हाट हाइड्रोजन. हीलियम नहीं आएगा क्योंकि ये एक नोबल गैस है.
सो लिथियम, बरेलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियॉन नहीं आएगा क्योंकि वो एक नोबल गैस है। सो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। सल्फर के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद अगेन we will not take argon, we will go for potassium. Now look at it, सोडियम, लिथियम, लिथियम सोडियम पोटाशियम एक ही ग्रुप में आ रहे हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एक ग्रुप में आ रहा है। आपको दिमाग में आएगा हाइड्रोजन, तो ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन जो है एक नॉन मेटल और मेटल दोनों तरह से बिहेव करता है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस नेक्स्ट सेक्शन। सिमिलरली देखिए बरेलियम, मैग्नीशियम और नीचे क्या आ जाएगा, नंबर 17 आपके पास कैल्शियम आ जाएगा। तो जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो ये सारे ग्रुप 2 में आते हैं, बेचा, मांगे, कार, स्कूटर, है ना। फिर लीना की रब से फरियाद, सोरेंसो। फिर बाबा अली गए इंडिया तेल लेने, काशी गए संग प्रभु पार्वती। सो आई मीन इट कमिंग आउट टू बी द सेम सीक्वेंस जो हम आज पढ़ते हैं। सो इट वॉज वेरी मच क्लोज टू वॉट वी आर रीडिंग टूडे, विच वो सो दैट इज वाई इट वॉज वेरी मच एक्सेप्टेबल। बट अभी भी यहाँ पे बहुत सारी लिमिटेशंस रह गई थी। सो अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे यस, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। लिथियम, हाइड्रोजन को चलो हम फ्लोरीन के साथ कर लेते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम हैड सेम प्रॉपर्टीज। So they are kept in the same sequence, lithium, sodium and potassium. So इसी तरह से सारे सीक्वेंसेस बनते चले गए। सो टू सम एक्सटेंट इट वॉज एक्सेप्टेबल। अब लिमिटेशन क्या थी इनकी? सबसे पहली लिमिटेशन इसकी थी बच्चों, इट वॉज एप्लीकेबल ओनली टिल कैल्शियम एलिमेंट। कैल्शियम के बाद ये सीक्वेंस सेट नहीं बैठा, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में चेंजेस आने शुरू हो गए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, लुक एट इनटू योर बुक, हाइड्रोजन, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद कोबाल्ट और निकल आ गया और उसके बाद ब्रोमीन आ रहा है। एक्चुअल सीक्वेंस क्या होती है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो इसका मतलब ये बीच में कहाँ से आ गया? देन लुक एट इट, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद कॉपर आ गया। कॉपर डज नॉट देयर, वहाँ नहीं आता। और आरबी, आरबी कहाँ आता है? इट इज़ इन द ग्रुप 1। स्ट्रॉन्शियम ग्रुप 2 में आता है। उसके बीच में जिंक आ गया। सो एक्चुअली कैल्शियम तक तो सब ठीक चल रहा था, उसके बाद सब गड़बड़ हो गया। तो सेकेंड लिमिटेशन क्या है? नंबर 2, इट वॉज एज्यूम्ड दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर। लेकिन हमें मालूम है आज की डेट में हम बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स को जानते हैं जो बाद में आइडेंटिफाई हुए। फॉर एग्जाम्पल नोबल गैसेस। नंबर 3, टू फिट एलिमेंट्स into the octave, Newland adjusted 2 elements in the same slot। जैसे हमने देखा था कॉपर और निकल, कॉपर और निकल को उन्होंने एक ही स्लॉट में डाल दिया, जस्ट बिलो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर उन्होंने कोबाल्ट एंड निकल को इकट्ठा डाल दिया, एंड देन ही सेड ब्रोमीन। ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसे उन्होंने और भी कई जगह पे किया था। सो दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल। लेटर ऑन पता चलेगा कि कभी भी दोनों एलिमेंट्स एक ही स्लॉट में नहीं आ सकते। एंड ऑल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम नोट। जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, दे आर हैलोजेंस, है ना। इनके बीच में कोबाल्ट और निकल क्या कर रहा है? सो दे आर नॉट द सेम एलिमेंट्स। सो वी कैन से दैट कोबाल्ट एंड निकल कैन नॉट बी प्लेस्ड अंडर फ्लोरीन एंड क्लोरीन as they have different properties।
तो धक्के से थोड़ी हम कहीं भी किसी भी एलिमेंट्स को डाल देंगे, है ना। वो तो अभी हमें पता है, तब तो ये सारे सारे जद्दोजहद में लगे थे किसी तरीके से हमने एक सिस्टमैटिक स्टडी निकालें ताकि हमें सारे एलिमेंट्स को अकेले अकेले ना पढ़ना पड़े। हम एक ग्रुप को स्टडी कर लें, एक पीरियड को स्टडी कर लें और हम पूरी की पूरी प्रोडक्ट टेबल समझ जाएं। सो दिस वॉज द वेरी इनिशियल एफर्ट्स दैट दे ऑल वर मेकिंग। इसके साथ साथ ऑल्सो कॉपर एंड निकल वर प्लेस्ड far from iron, which had similar properties. Look at it. फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के बीच में कोबाल्ट और निकल डाल दिए। पहली चीज़, दो एलिमेंट लगा दिए एक जगह पे। दूसरी चीज़, दोनों की प्रॉपर्टीज़ इनसे अलग थी। फिर ये देखो आयरन यहाँ बैठा है, आयरन को इन्होंने लास्ट ग्रुप में डाल दिया और कोबाल्ट निकल को पहले वाले में डाल दिया। ऑल दोनों की प्रॉपर्टीज़ वेरी क्लोज थी, फिर भी इनको इतनी दूर दूर रख दिया एक दूसरे से। सो दिस डज नॉट मेक एनी सेंस टू अस। लास्ट लिमिटेशन क्या था इनका? न्यूलैंड octave worked well only for lighter elements. हैवी एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था बिकॉज बाद में देखा गया कि प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आए। क्यों आए? क्योंकि डी ब्लॉक के भी कुछ एलिमेंट्स आ जाएंगे, जैसे आयरन कॉपर निकल। अगर आगे देखेंगे हम लोग कि किस तरह से ये अरेंज्ड होते हैं और किस तरह से इनके आने से प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती हैं। सो इट वॉज ओनली एप्लीकेबल फॉर द लाइटर एलिमेंट्स। हैवी एलिमेंट्स में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और चेंज हो जाती हैं। इतनी मेहनत कर रहे थे सारे साइंटिस्ट, लगे हुए थे, रिजेक्शंस भी आ रही थी कि नहीं भाई आपका एप्लीकेबल नहीं होता। बावजूद उसके साइंटिस्ट रुके नहीं। डॉबरनेर के बाद न्यूलैंड के बाद हमारे पास एक नए साइंटिस्ट आए, दैट इज़ मेंडलीव। इनका काम बाहर आया। इन्होंने क्या किया? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वॉज कंटिन्यूइंग, किसी तरीके से उनकी एटॉमिक मास और उनकी प्रॉपर्टीज़ को रिलेट करके। सो साइंटिस्ट वर कंटिन्यूसली working to classify elements based upon their relationship between atomic masses and chemical properties. इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो लगातार कोशिश करते रहे, क्योंकि एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट शुरू किया था डॉबनेर ने। हम अभी भी उसी के साथ लगे हुए हैं कि किसी तरह से एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देख के उनको हम लोग अरेंज कर पाएँ। इस सारे के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन मिला हमें मेंडलीव का। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज बाय रशियन साइंटिस्ट। सो सबसे पहले कौन से थे हमारे साइंटिस्ट? मेंडलीव की अगर हम बात करें तो मेंडलीव वॉज अ जर्मन साइंटिस्ट, और हमें अब किसने दिया है? ये रशियन साइंटिस्ट ने। सो देखो पूरे वर्ल्ड में लगे हुए थे साइंटिस्ट कुछ ना कुछ काम करने में। एंड दिस साइंटिस्ट वॉज एक्चुअली अ केमिस्ट, यानी कि ही डेल्ट विद ऑल द केमिस्ट्री। ठीक। और इनका नाम, क्योंकि रशियन साइंटिस्ट थे तो डेफिनेटली नाम भी बड़ा मज़ेदार होने वाला था। तो इनका नाम था, और आई शुड से है, Dmitri, because scientists never die, Ivanovich Mendeleev. Dmitri Ivanovich Mendeleev, this was the full name, जिसे हम शॉर्ट में मेंडलीव या D.I. मेंडलीव भी कह सकते हैं, और भी शॉर्ट करते हैं तो मेंडलीव के नाम से ही इन्हें जाना जाता है। ही क्लासिफाइड elements not only according to atomic masses but also
on the basis of their fundamental properties and chemical properties. ठीक, यानी कि बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी, वो दोनों को यूज करके इसका काम कर रहे थे एट दैट टाइम। जब मेंडलीव ने साइंटिस्ट ये काम कर रहे थे, तब एट दैट टाइम 63 एलिमेंट्स वर नोन। न्यूलैंड के टाइम पे कितने नोन थे? 56। और अगर कोई पूछ ले डॉबिनियर के टाइम पे कितने नोन थे, तो डेफिनेटली आयोडीन की वो बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आयोडीन नोन था वहां पे। ठीक है, सो एट दैट टाइम 63 एलिमेंट्स वर नोन। सो ही स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन atomic mass unit and physical chemical properties of elements। फिजिकल प्रॉपर्टीज से तो मतलब आप समझ गए दिखता कैसा है, भारी है, डेंसिटी क्या है, ग्रेविटी क्या है उसकी, शाइन है कि नहीं, एंड ऑल दोज थिंग्स। केमिकल प्रॉपर्टीज में कि आपस में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की तो ढेरों हैं, बहुत ज़्यादा हैं। सो उन्होंने क्या किया, फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज़ उन्होंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया कि मैं सारी प्रॉपर्टीज़ तो नहीं देख सकता, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ चूज़ की उन्होंने। सो फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही चोज रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऐसा क्यों? क्योंकि दीज आर रेडिली अवेलेबल बिकॉज ऑफ बीइंग abundantly available and also they are more reactive। ना सिर्फ ये ज़्यादा मिलते हैं बल्कि ये ज़्यादा रिएक्टिव भी हैं। अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है कोई भी एलिमेंट तो इट फॉर्म्स इट्स हाइड्राइड, और अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इट फॉर्म्स ऑक्साइड। राइट। सो जब ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इसका मतलब क्या है, वो एक तो ज़्यादा अवेलेबल है और ज़्यादा रिएक्टिव भी हैं। सो अगर दोनों चीज़ें हैं तो इट फॉर्म्स कंपाउंड्स विद मोस्ट एलिमेंट्स। काफ़ी सारे एलिमेंट्स के साथ इसकी रिएक्शन देखने को मिलती है। ठीक है जी। सो हाइड्राइड एंड ऑक्साइड्स दीज आर फॉर्म्ड वर ट्रीटेड एज one of the basic chemical properties of elements for classification। सो एक तो एटॉमिक मास हो गया, दूसरी मेंडलीव ने क्या ली, केमिकल प्रॉपर्टीज। उस केमिकल प्रॉपर्टी में कौन सी रिएक्शन को चूज किया, वो रिएक्शन जिसमें हाइड्राइड और ऑक्साइड बनता हो, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है और बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। एज अ रिजल्ट मैक्सिमम एलिमेंट्स के साथ वो रिएक्ट करते। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, जैसे जैसे किसी भी एलिमेंट की रिएक्शंस होती गई तो उन्होंने देखा कि एक हमने कार्ड ले लिया। ठीक है, इस कार्ड के ऊपर लेटर से आई रोट एन एलिमेंट। व्हाट इज दिस एक्स? दिस इज द एलिमेंट। ठीक है जी, ये मेरा एक कार्ड है और उस कार्ड के ऊपर मैंने एलिमेंट का नाम लिख दिया विद प्रॉपर्टी। ठीक है, कि ये क्या क्या चीज़ें शो कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें लगा के स्टार्टेड पिनिंग इट ऑन बोर्ड। एक बोर्ड के ऊपर लगाना शुरू किया। ठीक है, कौन कितना रिएक्ट कर रहा है, कैसा हाइड्राइड बना रहा है, कैसा नहीं बना रहा, वो चीज़ें उसने करनी शुरू की। देन ही ऑब्जर्व्ड दैट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स फाउंड a place on periodic table in the order of
इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। एक और सॉलिड प्रूफ मिल गया कि हाँ जी बिल्कुल डॉबेनेर ने ठीक किया, न्यूलैंड ने ठीक किया, क्योंकि एटॉमिक मासेस इंक्रीज हो रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक सीक्वेंस में आए जा रहे हैं। सो ये चीज़ मेंडलीव को भी स्ट्राइक कर गई कि हाँ मैंने भी किया तो एटॉमिक मासेस में आ रहा है। लेकिन उन्होंने ये बोल सोचा कि ये वाई देर इज़ अ पीरियोडिसिटी, यानी एक के बाद एक पर्टिकुलर फैशन में क्यों आ रहे हैं, ठीक है। सो वाई डू वी कॉल इट एज पीरियोडिक टेबल। टेबल को हम पीरियोडिक क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ही ऑब्जर्व्ड a periodic repetition or the reoccurrence of similar physical and chemical properties on this basis of similarity of properties and increasing atomic masses। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखा कि एटॉमिक मास भी इंक्रीज कर रहा है और देर इज अ रेपिटिव reoccurrence of the periodic reoccurrence of the physical and chemical properties, so he decided to give a for law, so that is called as Mendeleev periodic law। तो मेंडलीव ने अपना एक पीरियोडिक लॉ दिया। व्हाट डज दिस सेज? दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ their atomic masses। और उनके इस पीरियोडिक टेबल के अंदर, दिस पीरियोडिक टेबल consists of columns and rows, right? So देखिए, there are certain rows, these are called as rows, और हम जिसे आज की डेट में क्या बोलते हैं? periods। और these are the columns। Nowadays we call it as groups। So vertically देखें तो groups हैं या columns हैं, horizontally देखें तो periods हैं या फिर rows हैं। So horizontal अगर देखोगे it is periods and groups, और vertically it is column। करेक्ट? ये तो सिंपल लैंग्वेज है। वी ऑल नो दैट हॉरिजॉन्टल आर पीरियड्स और द रोज एंड वर्टिकल आर द कॉलम्स। सो लुक एट दिस वाज द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर कुछ उसने ग्रुप्स दिए 1 2 विच इज रिटन इन रोमन एंड पीरियड रिटन इन न्यूमेरिकल्स 1 2 3 4 5 6। उनके हिसाब से 6 पीरियड और 8 ग्रुप थे। सो लेट अस लुक एट हाउ ही एक्चुअली अरेंज्ड देम। इन सारे के सारे पीरियड्स और ग्रुप्स में उन्होंने दो चीज़ें रखी। एक अपना रखा ऑक्साइड और दूसरा रखा उन्होंने हाइड्राइड। ये एक्सपेरिमेंटली उन्होंने मॉलिक्यूलर फार्मूलाज आइडेंटिफाई किए कि जब पहले ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स पड़े हैं उनके सबके ऑक्साइड्स ऐसे और हाइड्राइड ऐसे बन रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे उन्होंने RONH2 आइडेंटिफाई किया, R2O3, RH3, RO2, RH4, R2O5, RH3, RO3, RH2, R2O7, RH, एंड लास्ट में इट वॉज RO4। हाइड्राइड बनते हुआ नहीं देखा उन्होंने। ठीक, सो दिस इज व्हाट ही आइडेंटिफाइड। और इसके अंदर उन्होंने जब पीरियड ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स को लिखना शुरू किया तो उन्होंने एक सीक्वेंस बनाई। दैट वाज A B A B A B A B A B A B A B। ठीक, और लास्ट में यहाँ पर ही रोट ट्रांजिशन सीरीज। करेक्ट? ट्रांजिशन सीरीज क्या है?
ये वो सीरीज होती है जो मेटल से नॉन मेटल की तरफ चलती है, यानी कि एलिमेंट्स मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं, मेटालिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है, नॉन मेटालिक इंक्रीज हो रहा है। सो नाउ उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एलिमेंट रखा पीरियड नंबर 1 में हाइड्रोजन। हैलोजन्स मिल गए लेकिन सीरीज में He नहीं था, सो देयर वाज नथिंग केप्ट इन द एंटायर ग्रुप 1। एटॉमिक नंबर इसका निकाला 1। ऐसे इन्होंने सीक्वेंस पूरी निकाली। देयर वाज लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। अब देखो इसके बाद प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी क्योंकि रुबीडियम आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने निकाला पहले कॉपर फिर रुबीडियम। अब इन्होंने क्या किया, एक ऊपर की सीरीज और एक नीचे की सीरीज बना दी। माने यहाँ देखिए जैसे बरेलियम और मैग्नीशियम आ गया, लेकिन जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऊपर वाली सीरीज में वो सीरीज लिखी जो ग्रुप 1, 2, 3 में आ रही है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को उन्होंने बी के नीचे लिखा, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज कुछ इस ग्रुप जैसी तो थी लेकिन एग्जैक्टली कैल्शियम जैसी नहीं है, इसीलिए उनको सेपरेट कर दिया उन्होंने। स्ट्रॉन्शियम और इसके नीचे क्या ले लिया इन्होंने, कैडमियम। सिमिलरली बेरियम एंड मर्करी। सो इट केप्ट ऑन मूविंग इन दिस फैशन। रुबीडियम को इन्होंने ऊपर लिया, नॉट ओवर हियर, क्योंकि यहाँ पर आएगा सिल्वर। यू डोंट हैव टू मेमोराइज दिस होल सीक्वेंस, ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट हाइड्राइड और ऑक्साइड्स को देखते हुए उन्होंने देखा कि ये प्रॉपर्टीज सिमिलर तो आ रही हैं बट एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है। सो दे ही कुड नॉट प्लेस कॉपर इनटू दिस ग्रुप, इट हैड सिमिलैरिटी विद पोटाशियम बट अगेन एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, इनको दो सीरीज में डिवाइड कर दिया। इसको बोला फर्स्ट सीरीज, इसको बोला सेकंड सीरीज, ठीक है। ऊपर वाले को फर्स्ट सीरीज, नीचे वाले को सेकंड, फर्स्ट सीरीज एंड दी सेकंड सीरीज। सो इस तरीके से उन्होंने इनके नामकरण कर डाले। ऑल्दो ही वॉज स्टिल कन्फ्यूज्ड अबाउट दीज एलिमेंट्स। उन्होंने देखो ग्रुप 4 में क्या, पीरियड 4 में क्या किया है, आयरन, कॉपर और निकल तीनों को एक साथ डाल दिया। क्यों डाला, बिकॉज इनकी प्रॉपर्टी ही सेड इज वेरी सिमिलर टू वन अनदर। बट द प्रॉब्लम वॉज इसका एटॉमिक मास था 55.85, ओके। कोबाल्ट का मास था 58.93, ओके। आयरन के बाद कोबाल्ट आ रहा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन निकल का एटॉमिक मास क्या था 58.71। ऑल्दो 58 था बट मास तो कम था, तो वाई निकल हैज बीन प्लेस्ड आफ्टर कोबाल्ट, ठीक है। दूसरी चीज, तीनों एलिमेंट्स को एक ही जगह इन्होंने प्लेस कर दिया, ठीक है। और इस सीरीज के अंदर अगर हम देखें नंबर 2 के अंदर, अगेन आई एम सेइंग यू डोंट हैव टू मेमोराइज दिस सीरीज। दिस इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को उन्होंने नीचे ले लिया सेकेंड सीरीज में, और मैग्नीज वॉज इन द अपवर्ड सीरीज। वाई सो, बिकॉज इसका एटॉमिक मास था 54.94 और बरेलियम बोरोन का क्या था, इसका ब्रोमीन का था 79.9। ना लुक एट इट, प्रॉपर्टी सिमिलर है बट मासेस में बहुत ज़्यादा गैप है। 54 से लेके 79 तक क्या कोई और एलिमेंट आएगा, नहीं आएगा, बट मास इतना डिफरेंट है, प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी है, इसीलिए उन्होंने इसको फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज में ले लिया। फर्स्ट सीरीज में वो एलिमेंट आएगा जिसका मास कम है, सेकंड सीरीज में वो आएगा जिसकी प्रॉपर्टीज तो सिमिलर है लेकिन मास बहुत ज़्यादा है, करेक्ट। सिमिलरली देखिए वी हैव ओवर हियर TC एटॉमिक मास 99 एंड आयोडीन जिसका मास क्या है 126.9। सो देखिए सेकंड सीरीज में हैवी एलिमेंट को ले लिया गया है। और यहाँ पर एक और चीज़ देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ए सीरीज में आ रहे हैं, क्यों, ब्रोमीन और आयोडीन इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, सो दे हैव बीन केप्ट इन ए सीरीज। इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, दे केप्ट इन बी सीरीज, बट फिर भी इनमें एक कुछ खास सिमिलैरिटीज आ रही हैं, सो दे हैव टू बी केप्ट इन द सेम फ्रीक्वेंस, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप ये देखो, अगर एटॉमिक मासेस देखोगे, लेट्स जस्ट लुक इनटू द बुक, 39, 40, 44, 47, 50, 50, 54, 55, इट हैज़ टू गो इन द सेम सीरीज, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन एंड बोरोन। अब देखो कॉपर को इन्होंने बी के नीचे रखा है, जिंक को बी के नीचे लिखा है, ए को GE को इन्होंने ए के नीचे लिखा है। ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो एल्यूमिनियम के जैसी थी, मगर एटॉमिक मास की सीक्वेंस देखे तो आई कैन नॉट पुट इट इनटू एनी अदर बॉक्स, उसको यहीं पे आना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ ही पीरियड में आना पड़ेगा और बोरोन एल्यूमिनियम के साथ आना पड़ेगा। अब दो एलिमेंट में एक साथ एक ही बॉक्स में नहीं रख सकती, सो उन्होंने ए और बी कर दिया, यानी कि देर आर डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज बट
नॉट टू दैट एक्सटेंट। इनकी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटीज़ हैं मगर बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी नहीं है, लेकिन इतनी भी डिफरेंस नहीं है कि इनको अलग अलग रखा जाए। दूसरी चीज़, इनका एटॉमिक मासेस बहुत डिफरेंट है, एक बुक बॉक्स में रखना भी मुश्किल है। सो दैट इज़ वाई ए एंड बी वर क्रिएटेड। तो अब उन्होंने इतनी मेहनत की और हमें यहाँ तक लेकर आए एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के लिए। व्हाट वर द अचीवमेंट्स? नंबर वन, सम एलिमेंट्स वर ग्रुप्ड टुगेदर in which some elements were grouped in with inverted sequence of atomic masses। जैसे मैंने आपको बताया मैग्नीज एंड ब्रोमीन, दोनों का एटॉमिक मास बहुत डिफरेंट है, बट स्टिल दे आर ग्रुप्ड इन। सम एलिमेंट्स वर ग्रुप्ड इन टुगेदर with inverted sequence of atomic masses so that elements with similar properties could be grouped together। ठीक है, इन्वर्टेड सीक्वेंस में एक और चीज देख सकते हो, लाइक कॉपर एंड निकल। कॉपर एंड निकल का इन्वर्टेड सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक मास है, ये ज़्यादा है ये कम है। ऑर्डर क्या होना चाहिए था, निकल पहले आता कोबाल्ट बाद में आता, करेक्ट। लेकिन फिर भी इनको इन्वर्टेड सीक्वेंस में डाला गया ताकि एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप्ड टुगेदर। नंबर टू, मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स in the periodic table and boldly predicted the existence of some elements yet to be discovered। मतलब उन्होंने गैप छोड़ दिया और बोला कि यहाँ पक्का कोई ना कोई और एलिमेंट आएगा, लेकिन वो अभी तक हम डिस्कवर नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए जगह छोड़ दी उन्होंने। दोज गैप्स वर प्रिडिक्टेड बाय प्रीफिक्सिंग EKA, बाय प्रीफिक्सिंग एका। संस्कृत का वर्ड है एका और इसका मतलब होता है वन, ठीक है, इट्स अ संस्कृत वर्ड। सो एका, देखो सोचो ज़रा, मैंडलीव वॉज अ रशियन साइंटिस्ट, वो संस्कृत यूज़ कर रहे थे। सो लुक एट द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन लिटरेचर इन द countries out of India. Those gaps were predicted by prefixing eka to the next element of the same group। जैसे स्केंडियम जब ढूंढना था, हमें नहीं पता था स्केंडियम का नाम, तो इसको क्या बोला गया, एका बोरोन। जर्गेलियम को जब ढूंढना था तो गैलियम के लिए जगह रखी गई एका एल्यूमिनियम। जर्मेनियम एका सिलिकॉन। So those gaps were predicted by prefixing eka to the element next element of the same group। माने नेक्स्ट एलिमेंट से मैं यहाँ पर प्रिडिक्ट ये करूँगी कि एक्चुअली में दे वांटेड टू से कि बोरोन के बाद जो आने वाला है, यानी कि नेक्स्ट टू द बोरोन जो भी एलिमेंट आएगा उसका नाम लिखने के लिए हमने एका यूज़ किया और बोरोन लिख दिया, यानी कि एका वॉज इंडिकेटिंग द नेक्स्ट एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। सो एका बोरोन मीन एलिमेंट नेक्स्ट टू बोरोन। और जब बहुत देर के बाद ये एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए गए तो देखा गया कि स्केंडियम की प्रॉपर्टी बोरोन जैसी है, गैलियम की एल्यूमिनियम जैसी है, जर्मेनियम की सिलिकॉन जैसी है। सो डेफिनेटली दे हैड द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑल्दो दे वर डिस्कवर्ड लेटर। एट द सेम टाइम अगर हम देखें हीलियम, नियॉन, आर्गन,
What are these? These are the noble gases, or we can say inert gases. Inert gases का मतलब which do not react very much with the elements. These inert gases, since these are the noble gases or the inert gases, so could not be discovered. So इनकी आइडेंटिफिकेशन कब हुई? वेरी लेट. सो these gases were discovered very late, so are not found in primitive periodic table और मेंडलीव्स periodic table. इसमें हमें नहीं मिलता है, विच शोज कि इनकी रिएक्शन ही नहीं होती है, या होती है तो बहुत कम होती है. बट इट कुड बी easily placed in the gaps left by Mendeleev. तो आप देखिए ना, पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो हमने राइट साइड पे आके फिक्स कर दिया. लास्ट में हम डाल देंगे उसको, ठीक है, 18th ग्रुप के फॉर्म में, एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब एनी अदर एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. सो दिस वॉज एन अचीवमेंट बाय द मेंडलीव. अब देखो, किसी की अचीवमेंट होती है तो लिमिटेशंस भी कुछ होती हैं, तभी आगे हम लोग रिसर्च कर सकते हैं. सो व्हाट आर द गैप्स? आई वुड से नॉट द लिमिटेशंस इसको कहना चाहिए. वी शुड से दैट व्हाट आर द scope, what is the scope of Mendeleev periodic table, how we can improve this, scope of improvement कहना चाहिए. Limitation is a wrong word probably. What are the limitations of Mendeleev's classification? क्या क्या है? सबसे पहली चीज, place of hydrogen could not be fixed. Why so? Because hydrogen can act or can react like alkali metals, or you can say it can act as a metal. मतलब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना सकता है, सल्फर के साथ रिएक्ट करके गैस H2S गैस बना सकता है. सो दीज कंपाउंड्स कैन बी फॉर्म्ड, और ये तभी पॉसिबल है जब, क्योंकि ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, ये मेटल होगा तभी रिएक्ट करेगा, राइट. बट हाइड्रोजन कैन एक्ट एज नॉन मेटल टू, बिकॉज लाइक हैलोजेंस, यानी कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के सब हैलोजेंस कहे जाते हैं. सो हैलोजेंस की तरह ही हाइड्रोजन जो है कैन फॉर्म डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. ये तो हमें पता है कि डाई एटॉमिक क्या होता है, जब दो एटम इसके मिलते हैं. दैट इज हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन गैस, राइट. So can form diatomic molecules and combine with metal as well as non-metals to form covalent bonds. अब आप पता है आपको कि कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होती हैं? बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सो इसका मतलब ना तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना ले रहा है, बल्कि शेयर कर रहा है. सो इट कैन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑल्सो. सो इस वजह से हाइड्रोजन को हम कोई एक फिक्स पोजीशन दे नहीं पाए. नंबर 2, दूसरी लिमिटेशन क्या है? आइसोटोप्स. आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग आफ्टर दिस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. यानी मेंडलीव के बहुत देर के बाद हमें आइसोटोप्स मिले थे. तो अब मुझे बताइए आइसोटोप्स क्या होते हैं? विच आर द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस. सो मान लीजिए क्लोरीन ही ले लेते हैं, 35, क्लोरीन 37. अब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बेस्ड था? इंक्रीज्ड एटॉमिक मास पे.
तो अगर एक का एटॉमिक मास 35 है तो दूसरे का 37 है, राइट। सो कन्फ्यूजन हो गया कि अब इनको कहाँ रखा जाए। सो आइसोटोप्स बहुत देर बाद डिस्कवर होने की वजह से दीज आइसोटोप्स आर हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज but different atomic masses. So where these isotopes could be placed in periodic table, सेपरेट प्लेसेस पे और इन सेम प्लेस, इनको कहाँ रखा जाए, ये कन्फ्यूजन मेंडलीव सुलझा कर नहीं गए, क्योंकि उनके टाइम तक अभी तक आइसोटोप कोई चीज़ थी ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं था। सो इसके लिए वो गैप्स छोड़ के नहीं गए। नंबर 3, एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज in regular fashion or regular manner. ऐसा नहीं है कि दो दो नंबर जो है इंक्रीज करें कि एक का 40 है तो दूसरे का 42 है, नेक्स्ट का 44 हो जाएगा, 46 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। देर इज़ नो रेगुलर फैशन, रेगुलर मैनर गोइंग फ्रॉम one element to another. So it was difficult to predict how many elements could be discovered between two elements. क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने मासेस की जब बात की है, लेट अस से वी टॉक अबाउट कॉपर, कोबाल्ट एंड निकल। हमने कोबाल्ट का मास बताया था 58.93 और निकल का बताया था 58.71। तो सोचिए 58 से अगर मुझे 59 भी करना है तो देर आर 100 पॉसिबल प्लेसेस। 58.01 से लेके 58.99 तक 100 पॉसिबल एलिमेंट्स आर देयर बिकॉज देर इज़ नो रेगुलर फैशन। ज़रूरी नहीं कि हर 0.1 के बाद बढ़ सकता है, और हो सकता है कि 2-2, 3-3 डिग्रीज नंबर तक ना हो, क्योंकि 58 के बाद देखिए ना आपको एटॉमिक मास क्या मिलता है 63.54। सो देर इज़ नो सेट पैटर्न। इसीलिए प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल था मेंडलीव के लिए कि कितने और पॉसिबल एलिमेंट्स इसमें आ सकते हैं। इस सारी दुविधा को ख़त्म करेगा हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जहाँ हम बात करेंगे मोज़ले का दिया हुआ नया पीरियोडिक टेबल जिसे हम आज यूज़ करते हैं, इसीलिए उसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एंड वहाँ पर हमने बात की है इट इज़ नॉट द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, एक्चुअली पीरियोडिक टेबल डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नंबर्स। यहाँ से बात करेंगे हम एटॉमिक नंबर्स की। सो आज के लिए बच्चों इतना ही। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन एंजॉय कीजिए, कीप स्माइलिंग and keep studying. Thank you so much for watching the video.